हाय जागरूक जनता, दिस इज मनी माइंडेड मनदीप। शादी करके लौट चुके हैं, हनीमून मनाने गए थे अंडमान एंड गोवा 1 महीने के लिए, नॉट मॉलदीव्स। शादी से कुछ महीनों पहले मैंने हेल्थ इंश्योरेंस पर 43 मिनट लंबा वीडियो बनाया था, सिर्फ 2 रीजन से। पहला रीजन, लोग सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस को ऊपर ऊपर से समझकर खरीद लेते हैं और फिर संतुष्ट बैठ जाते हैं कि हमने 10 लाख की पॉलिसी ली है तो हॉस्पिटल बिल अप टू 10 लाख रुपीस तक का इंश्योर्ड है। मैंने उस वीडियो में ऐसे सारे लोगों की गलतफहमी दूर करी, वो भी एक रियल इलस्ट्रेशन दिखाकर। और मैंने एक पेनफुल अटेम्प्ट किया सिंपलेस्ट लैंग्वेज में आपको हेल्थ इंश्योरेंस समझाने का, ताकि आपके साथ ऐसा ना हो। कैसे आप ये सारी चीजों को नेविगेट करके अपने लिए बेस्ट पॉलिसी ढूंढ सकते हो। दूसरा रीजन, अब इसमें मैं लोगों की भी कितनी गलती निकाल सकता हूँ जब प्रोडक्ट डिजाइन ही ऐसे होता है कि क्लेम ना देना पड़े। इनफैक्ट ऑफिशियल डेटा कहता है कि इंडिया में एक साल में जितने भी मेडिकल बिल्स है उसका 70% अमाउंट लोगों ने खुद की पॉकेट से भरा है, 30% अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी से आता है। हाँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं कंक्लूड कर सकते कि आपके 70% प्रोबेबिलिटी है, कई लोगों के पास तो हेल्थ इंश्योरेंस है भी नहीं, तो वो भी नंबर इसमें जुड़ जाते हैं, बट यू गेट माई पॉइंट। और हर साल 7-8% पॉपुलेशन पॉवर्टी लाइन के नीचे खिसक जाती है क्योंकि उनके पास हॉस्पिटल बिल चुकाने के पैसे नहीं होते। इसमें वो लोग भी हैं जिनके पास हेल्थ इंश्योरेंस तो था पर उनको क्लेम नहीं मिला। बस गलती उन लोगों की जरूर निकालूंगा जिनको भी ये लगता है कि लंबा वीडियो क्यों बना रहे हो यार, छोटे में समझा दो। आप अभी वीडियो मत देखो ना, कोई दिक्कत नहीं है, आप 6 महीना मत देखो, वो भी चलेगा, पर छोटे वीडियो की मांग किसी भी क्रिएटर से मत करना, स्पेशली जब टॉपिक इतना सिवियर हो। ये डिसीजन आपके साथ साथ आपके पूरे परिवार को इम्पैक्ट करता है। हर एक छोटी से छोटी जानकारी इंश्योरेंस कंपनी तो चाहती है ना कि आपको ना पता चले, उसको सीखने का एफर्ट आपको डालना पड़ेगा। तो आ जाओ, आज मैं आपको बताता हूँ सब कुछ सीखने समझने के बाद आपने बढ़िया पॉलिसी सेलेक्ट कर भी ली तो भी आपके साथ पॉलिसी लेने के बाद धोखा कैसे हो सकता है। और जिन लोगों को पहले से कोई बीमारियां हैं, उनको पॉलिसी लेने में काफी दिक्कत आती है, उसमें भी क्या कंडीशंस हैं और उन लोगों को कैसे स्कैम किया जाता है वो भी मैं समझाऊंगा। हो सकता है आपको काफी कुछ आता हो, तो जो नहीं आता सीधा उस पर जंप कर लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको चैप्टर्स मिलेंगे। एंजॉय। सबसे पहला पॉइंट, नो क्लेम बोनस। बहुत ही अमेजिंग फीचर है। अगर आप एक साल में क्लेम ही नहीं करते हो तो अगले साल आपका सम अश्योर्ड थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है, लेट्स से बाय 10, 20 और 30%। और कंसिस्टेंटली अगर आपने ऐसा किया तो आपका जो बेस सम अश्योर्ड है वो डबल हो जाता है काफी सारी अच्छी पॉलिसीज में। पर लेट्स से उन अच्छी पॉलिसीज में एक बुरी बात थी, जैसे कि रूम रेंट का कैप। अब रूम रेंट का कैप जनरली होता है आपके सम अश्योर्ड का 1%। सम अश्योर्ड अगर 10 लाख है तो रूम रेंट का कैप होगा 10,000। 5 लाख का सम अश्योर्ड मतलब 5,000 का रूम रेंट कैप। बट व्हाट इफ आपका 5 लाख का बेस सम अश्योर्ड बढ़कर हो गया 10 लाख रुपए, क्योंकि आपने इतने सालों में कोई क्लेम ही नहीं किया और नो क्लेम बोनस ऐड हो गया 5 लाख का। तो क्या अब आपका रूम रेंट 1% ऑफ बेस सम अश्योर्ड होगा या न्यू सम अश्योर्ड होगा यानी 10 लाख रुपए? आंसर इज आपका रूम रेंट का कैप अभी भी बेस सम अश्योर्ड यानी 5 लाख रुपए पर ही रहेगा, यानी आपके रूम रेंट का डेली लिमिट रहेगा 5,000 रुपए का। कि मैं कई सालों से अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम पे कर रहा था, नेक्स्ट प्रीमियम जब रिन्यू करवाने गया तो कंपनी ने कहा कि अब हम आपकी पॉलिसी कंटिन्यू नहीं करना चाहते, अब आप अपने रास्ते जाओ। अब कोई बंदा जिसने फिट एंड फाइन जवानी के टाइम पर एक पॉलिसी खरीदी थी सबसे कम प्रीमियम्स पे करके, जब उसको कोई डिजीज भी नहीं था, अब 10-12 साल बाद एकदम से उसकी पॉलिसी उसके हाथ से चली जाती है तो वो नया पॉलिसी लेगा तो उसको महंगी पड़ेगी, उतना कवर भी नहीं मिल पाएगा, आलतू फालतू के वेटिंग पीरियड भी झेलने पड़ेंगे और कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज भी हो सकता है और कई बार पॉलिसी मिल भी नहीं पाती। तो फिर ऐसी पॉलिसी लेने का क्या फायदा कि आप बस प्रीमियम भरते गए, कभी क्लेम भी नहीं कर पाए और कर भी नहीं पाओगे। तो क्या कंपनीज अपनी मर्जी से आपके प्लान को कंटिन्यू करने से मना कर सकती है? एब्सोल्युटली नॉट। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में जब आपकी तरफ से कोई भी दिक्कत नहीं आई है कंपनी को, आपने सारे डिस्क्लोजर भी प्रॉपर दिए हैं, कुछ भी आपने चीटिंग नहीं किया है कंपनी के साथ, तो आपका प्लान रिन्यू करने से कंपनी मना नहीं कर सकती है। आई एम टॉकिंग अबाउट रिटेल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स। हाँ, रिन्यूअल के टाइम पे कंपनी तब जरूर रिजेक्ट कर सकती है जब आपने कंपनी से कुछ छुपाया हो और कंपनी को पता चल जाए। एक और चीज जो पुराने वीडियो में भी बोली थी और अब भी रिपीट कर रहा हूँ, कई पॉलिसीज में लिखा होता है कि 60 साल तक की एज तक ही ये चलाएंगे, उसके बाद बंद कर देंगे। तो ऐसी पॉलिसी मत लेना जो 60 साल की एज के बाद खुद ही बंद हो जाए। कंटिन्यूटी 60 की एज के बाद भी मैटर करती है ना। अब पॉलिसी लेते वक्त कैसे पता लगाओगे कि 60 की एज के बाद कंटिन्यू रहेगी या नहीं रहेगी? बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। डिस्क्रिप्शन में और टॉप कमेंट में आपको पॉलिसी बाजार का लिंक दे रहा हूँ, उस पर आप क्लिक करेंगे, पॉलिसी बाजार के हेल्थ इंश्योरेंस वाले पेज पर जाएंगे, अपनी डिटेल्स फिल करोगे, क्या क्या डिजीजेज हैं आपको वो ऑनेस्टली टिक मार्क करोगे क्योंकि ये आपके हित की बात है। उसके बाद आपके लिए जो एलिजिबल प्लान्स है हर कंपनी के, वो आपके सामने आ जाएंगे। इसको इग्नोर करके आप फिल्टर्स में जाओ, आपको जो चाहिए वो एंटर करो। कितना सम अश्योर्ड चाहिए,
कितना वेटिंग पीरियड चाहिए, रूम रेंट का कैप चाहिए या नहीं चाहिए, डिजीज सब्लिमेट चाहिए या नहीं चाहिए, प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एंड ऑल अदर फीचर्स जो मैंने आपको सिखा रखे हैं। ये फिल्टर लगाते ही आपको सिर्फ 4-5 प्लान्स दिखेंगे जो आपके लिए सही हैं। और करीबन इसी वक्त के अराउंड आपके पास पॉलिसी बाजार के एग्जीक्यूटिव का फोन आता ही होगा। उनको नहीं पता कि आपने इतना रिसर्च कर लिया है। जब वो फोन आए ना तो उनको बोलना आप एक बार रुक जाओ, सारी रिसर्च मैंने कर ली है, आप बस मेरे सवाल का जवाब दे दो ना। मेरे को ये जानना है कि कंटिन्यूटी होगी 60 के बाद या नहीं होगी। और जो पिछले वीडियो में मैंने आपको सारे सवाल बताए थे और बाकी सारे सवाल जो आपके हैं वो सारे आपने पूछने हैं। उसके बाद आप एक प्लान फाइनलाइज कर सकते हो और चैन की सांस जी सकते हो। नीडलेस टू से बार बार बोलता हूँ, द वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय पॉलिसी बाजार, यानी मुझे पॉलिसी बाजार की कोई तारीफ करने का कोई पैसा नहीं मिला है, ना ही उनकी ब्रांडिंग करने का पैसा मिला है, ना ही मुझसे कोई जबरदस्ती बुलवा रहा है पैसा देकर। और जो मैं इस वीडियो में अपने ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ वो मेरे हैं, उसके लिए कोई पैसा नहीं मिला है। ऑल्सो नीडलेस टू से पिछले साल जितने भी इंश्योरेंस पर हमने वीडियोस बनाए हैं, हम चाहते तो उसका एक बहुत बड़ा मोटा रकम किसी भी ब्रांड से एज अ स्पॉन्सर ले सकते थे और ब्लेटेंटली दिखा भी सकते थे दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय सो एंड सो ब्रांड, बट हम वो इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि जो हम बोलना चाहते हैं वो फ्रीली बोल सकें। और इसीलिए आप अगर हमारे काम को सपोर्ट करना चाहते हो और आपके पास अभी एक हेल्थ इंश्योरेंस या टर्म इंश्योरेंस प्लान नहीं है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और टॉप कमेंट में जाएं, आपको पॉलिसी बाजार का लिंक दिखेगा, वहां से अपने लिए हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस प्लान सेलेक्ट कर सकते हो आफ्टर लर्निंग अबाउट हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस फ्रॉम आवर वीडियोस। नेक्स्ट पॉइंट, ये बहुत बड़ा झोल है। आपको मैंने पुराने वीडियो में भी बताया था कि यार ऐसे बहुत सारे प्लान्स होते हैं जिसमें आयुष ट्रीटमेंट्स कवर्ड होते हैं, मतलब आयुर्वेदा, आगे फुल फॉर्म क्या है, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, जो भी होता है वो सारे के सारे ट्रीटमेंट्स काफ़ी बढ़िया बढ़िया प्लान्स में कवर्ड होते हैं। बस प्रॉब्लम ये है कि ये ट्रीटमेंट्स ना ज़्यादातर ओपीडी नेचर के होते हैं, मतलब आप गए 1-8 घंटे में आपने डॉक्टर को कंसल्ट भी किया, इलाज भी करवाया और घर भी आ गए। पर हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स जो ये ट्रीटमेंट्स कवर करते हैं उनमें कंडीशन लिखा है कि आपको 24 घंटे का मिनिमम हॉस्पिटलाइजेशन जरूरी है, वरना आपको क्लेम नहीं मिलेगा आयुष ट्रीटमेंट्स में। ऊपर से क्योंकि बहुत बड़ा चैलेंज है कि आयुष ट्रीटमेंट्स के राइट प्रैक्टिशनर्स या राइट डॉक्टर्स को पहचानना, क्योंकि कोई भी उठ के खोल सकता है ना, तो आप गवर्नमेंट अप्रूव्ड आयुष हॉस्पिटल में ही जाकर ट्रीटमेंट करवाओगे तो ही आपको क्लेम मिलेगा। ये जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड हॉस्पिटल्स की लिस्ट है ये भी मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन में डाल ही दूंगा। बॉटम लाइन, आयुष मिल रहा है ये देखकर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी मत लेना, बाकी सारी चीजें देखकर लेना। आयुष साथ में है तो बहुत ही बढ़िया बोनस पॉइंट है, नहीं भी है तो कोई नुकसान नहीं है क्योंकि उसका क्लेम का स्कोप थोड़ा लिमिटेड ही है। अब एक प्रॉब्लम काफ़ी लोग फेस करते हैं कि जब वो पॉलिसी के लिए अप्लाई करते हैं तो उनकी प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस को देखकर कंपनी उन्हें हाई रिस्क इंडिविजुअल बताते हुए पॉलिसी इशू करने से मना कर देती है। इट्स अनफॉर्चुनेट और आपके साथ हो सकता है, बट नॉर्मली होता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कोई डायबिटिक है या हाई कोलेस्ट्रॉल पेशेंट है, किसी को बीपी का प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से प्री एग्जिस्टिंग डिजीज गिना जाएगा और उसका प्रीमियम बढ़ जाएगा, पॉलिसी फिर भी मिल जाएगी। बट कई बार क्या होता है 3-4 डिजीजेस कॉम्बिनेशन में होते हैं अगर किसी को, तो उसका ओवरऑल रिस्क बढ़ जाता है और फिर कंपनी पॉलिसी इशू करने से मना कर देती है। उसके साथ साथ ऐसे भी कुछ सिंगल डिजीजेस भी होते हैं जो अगर आपको हैं तो फिर आपको हाई रिस्क मानते हुए पॉलिसी नहीं मिलती है। फॉर एग्जाम्पल सेरिब्रल पाल्सी, न्यूरोमस्कुलर मायोपैथी, सिकल सेल अनीमिया। मेरे लिए सारे डिजीजेस का रिसर्च करना बहुत मुश्किल है, बट आपके साथ वो पास्ट में एक डिजीज हो चुका है तो आप अपने एक डिजीज का रिसर्च जरूर करना। और ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपके साथ स्कैम ना हो जाए। कंपनी तो पॉलिसी इशू नहीं करेगी पर एजेंट आपको झूठ बोल के आपके नाम पे पॉलिसी इशू करवा देगा। आपको लगेगा ना कि ये पॉलिसी आपका डिजीज कवर करती है, बट आप जब क्लेम लेने जाओगे तो वो रिजेक्ट हो जाएगा इस ग्राउंड पे कि आप पॉलिसी लेने के लिए एलिजिबल ही नहीं थे। उस केस में आई एम वेरी श्योर आप जब कंप्लेन करोगे, ऑम्बड्समैन में जाओगे ना, तो आपको क्लेम मिल जाएगा क्योंकि आप ये आर्ग्यूमेंट रखोगे मैं एलिजिबल नहीं था तो मेरे को बेची कैसे, क्योंकि मैंने तो ये बताया था कि मुझे क्या क्या बीमारियां हैं, तो व्हाई डिड यू इशू द पॉलिसी टू मी। वो बात की बातें हैं, पर आपको चीटेड जरूर फील होगा और आपको पॉलिसी मिलनी ही नहीं चाहिए थी इन द फर्स्ट प्लेस अकॉर्डिंग टू द कंपनी। और फिर ऐसे केसेस होते हैं कि आपको पास्ट हिस्ट्री ऑफ डिजीजेज है, मतलब कोई कैंसर सर्वाइवर है, हो सकता है उसको भी पॉलिसी इशू करने से मना कर दे कंपनी, जबकि वो आज की डेट में फुली रिकवर्ड है और कोई दवाइयां भी नहीं चल रही हैं। बाय द वे स्पेसिफिकली कैंसर की बात करूं तो स्टेज 1 या 2 से अगर कोई रिकवर हुआ है और आज फिट एंड फाइन है, अगर कोई दवाइयां भी नहीं चल रही हैं तो उस पर्सन को पॉलिसी मिल जानी चाहिए। बट देयर आर अ लॉट ऑफ डिजीजेस, अगर कोई एक कंपनी ने आपको रिजेक्ट किया है तो आप किसी दूसरी या तीसरी कंपनी में भी जरूर ट्राई करें। और हो सकता है कि आपको वो परफेक्ट वाली पॉलिसी ना मिले जो मैंने आपको पहले वाले वीडियो में अच्छे से समझाई थी, 43 मिनट वाले वीडियो में। वो नहीं देखा है तो प्लीज़ देखना कि अच्छी पॉलिसी कैसे ढूंढते हैं। हो सकता है आपको वो अच्छी वाली पॉलिसी नहीं मिल रही हो तो आप डिडक्टिबल वाली पॉलिसी के लिए ऑप्ट कर सकते हो। हाँ, थोड़ा नुकसान है पर ज़्यादा नहीं है, ना से तो बहुत ही बढ़िया है। डिडक्टिबल मतलब एक ऐसा अमाउंट जहाँ तक का बिल आपको भरना है अपनी जेब से, उसके ऊपर का बिल आप क्लेम कर सकते हो। पिछले हेल्थ इंश्योरेंस वाले वीडियो में ही मैंने आपको HDFC की एक ऐसी पॉलिसी के बारे में बताया भी था। प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ इसीलिए पॉलिसी का नाम भी नहीं बताऊंगा, आप वीडियो ही जाकर देखना।
बेसिकली दो तरह के डिडक्टेबल होते हैं। एक तो होता है नॉर्मल डिडक्टेबल कि हर बार जब आपका हॉस्पिटल बिल आएगा तो उसके पहले के 50,000 रुपए आपको देने हैं, और एक होता है एग्रीगेट डिडक्टेबल कि आप साल में अगर 10 बार हॉस्पिटल जा रहे हो तो 10 के 10 बार आपको 50,000 अपनी जेब से नहीं देना है, आपको सिर्फ एक बार 50,000 देना है, बाकी सारे क्लेम्स में जीरो से आपका बिल कंपनी पे करेगी। तो ट्राई करना एग्रीगेट डिडक्टेबल मिलने का, और अगर वो नहीं मिल रहा है तो नॉर्मल डिडक्टेबल, क्योंकि आपको एक प्री एग्जिस्टिंग या पास्ट हिस्ट्री ऑफ डिजीजेस है तो आपको पॉलिसी नहीं मिल पा रही है, इसलिए आपको ये ऑप्शंस में सजेस्ट कर रहा हूँ। और एक बात, कई बार क्या होता है, छोटी मोटी बीमारियां सबको ही होती है, पर कई बार कंपनी आपको मिसअंडरस्टैंड करके पॉलिसी रिजेक्ट कर देती है, और वो इसलिए होता है क्योंकि कंपनी के फॉर्म आपसे कुछ ना कुछ गलत लिखवा लेते हैं। मान लो फॉर्म में लिखा है कि लास्ट 12 महीने में हॉस्पिटल गए थे क्या। अब यार खांसी जुकाम होगा तो भी तो हॉस्पिटल जाऊंगा, और कोई बड़ी बीमारी होगी तो भी हॉस्पिटल जाऊंगा, तो इसमें मैं हाँ लिखूं या ना लिखूं। इसलिए अगर आपने कभी भी ऐसे फॉर्म्स नहीं भरे हैं तो पहले उसको अच्छे से पढ़ो, समझो, किसी से सलाह ले लो। अगर आप एजेंट से पॉलिसी ले रहे हो तो उससे समझ लो, पॉलिसी बाजार से ले रहे हो तो उनसे कॉल रिक्वेस्ट करो, अच्छी तरह समझो। आफ्टर ऑल वो आपको सर्विस ही प्रोवाइड कर रहे हैं, तो अपने सारे डाउट्स उनसे पूछो और सोच समझ के फॉर्म भरो। झूठ नहीं लिखना है, सब कुछ सच ही लिखना है, बट सब कुछ क्लैरिटी के साथ लिखना है, ऑनेस्टी के साथ लिखना है, ताकि कंपनी आपके वर्ड्स को मिस इंटरप्रेट ना करे। नेक्स्ट पॉइंट, क्लबिंग ऑफ मल्टीपल पॉलिसीज। मान लो आपके पास कोई सरकारी योजना है और आपके पास एक प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी भी है, या दूसरा कॉम्बिनेशन, आपके पास दोनों ही प्राइवेट इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं, तो क्या क्लेम के टाइम पे दोनों पॉलिसी से क्लेम कर सकते हैं? और अगर हाँ, तो पहले कौन सी पॉलिसी से करें और दूसरा कौन सी पॉलिसी से करें? दिस इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। आप दोनों पॉलिसी से क्लेम कर सकते हो, और एक पॉलिसी आप कैशलेस कर सकते हो, दूसरी से आप रीएम्बर्समेंट का क्लेम ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, 10 लाख रुपए का मेडिकल बिल है आपका और 5-5 लाख की 2 पॉलिसीज हैं, तो पहली पॉलिसी लगाओ कैशलेस क्लेम में, वो पूरा सेटल हो जाना चाहिए, और दूसरी पॉलिसी से क्लेम लेने के लिए पहले आपको हॉस्पिटल में 5 लाख रुपए का बिल चुकाना पड़ेगा, उसके बाद आपको क्लेम के लिए अप्लाई करना है और आपका रीएम्बर्समेंट वाला क्लेम फुलफिल हो जाएगा। और एक प्रो टिप, हो सकता है आपको थोड़ा सेंस ना लगे, बट फिर भी सुनो। आप किसी भी नेटवर्क हॉस्पिटल में जा सकते हो क्लेम करने, और वहां पर कैशलेस फैसिलिटी भी होगा, बट आप उस कैशलेस क्लेम को मना करके अपना बिल खुद भर सकते हो और बाद में रीएम्बर्समेंट क्लेम के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। आप ऐसा क्यों करना चाहोगे? कुछ सिनेरियोज में आपके लिए करना बहुत यूजफुल होता है। यू सी, आपने बहुत ही बढ़िया पॉलिसी ली, मेरा वीडियो देखकर आपने इंश्योर कर लिया कि कोई सब लिमिट नहीं होना चाहिए, रूम रेंट नहीं होना चाहिए, कोपे भी नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए, ताकि आप अपने क्लेम को मैक्सिमाइज कर पाओ। पर ये आपके और इंश्योरेंस कंपनी के बीच का अग्रीमेंट है। एक अग्रीमेंट और होता है इंश्योरेंस कंपनी और हॉस्पिटल के बीच में। तो मान लो आपने कोई बीमारी का इलाज करवाया, 2 लाख रुपए लग गए उस इलाज में, और उस डिजीज का कोई भी सब लिमिट आपकी पॉलिसी में नहीं था, तो आपको तो 2 लाख रुपए का क्लेम मिलना चाहिए। आप कैशलेस क्लेम का बोलोगे, हॉस्पिटल बोलेगा ठीक है आप जाओ, मैं पैसा कंपनी से ले लूंगा। पर जब हॉस्पिटल इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मांगता है तो इंश्योरेंस कंपनी हॉस्पिटल के साथ करे हुए एग्रीमेंट को दिखाकर उसे रिमाइंड करवाती है कि इस डिजीज पर मैंने सब लिमिट लगाया, कस्टमर के लिए नहीं, तुम्हारे लिए। तो ज्यादातर जो ट्रीटमेंट्स होते हैं आम जनता को, उन सबके पैकेज्ड कॉस्ट इंश्योरेंस कंपनी ऑलरेडी पेपर पर लिखकर हॉस्पिटल से साइन करवा लेती है। तो आपका 2 लाख का कैशलेस क्लेम तो कंपनी को अप्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि उधर कोई लिमिट नहीं है, पर कंपनी हॉस्पिटल को पैसा कम देगी। इस केस में हॉस्पिटल को भी पता है कि अगर उसने आपका 2 लाख का इलाज कर दिया तो उसको 1.5 लाख रुपए ही मिलने वाला है, उसे 50,000 का लॉस हो जाएगा। इस केस में कई बार हॉस्पिटल आपका इलाज करने से सीधा मना कर देता है, या तो वो स्ट्रेट अवे मना कर देगा, या फिर वो बोलेगा कि पार्ट ऑफ द बिल आपको पे करना ही पड़ेगा। पर रीएम्बर्समेंट वाले क्लेम में आपको पूरा क्लेम मिल जाएगा, क्योंकि आपने पूरा पैसा अपनी जेब से दिया है, हॉस्पिटल पिक्चर से बाहर हो गया है। अब आप और इंश्योरेंस कंपनी डायरेक्ट बात करोगे क्लेम के टाइम पर, और आपकी पॉलिसी में कोई लिमिट नहीं है, तो आपको पूरा क्लेम मिल सकता है। बड़ा शेडी है, काफी सैड है, और मैंने आपको पहले भी हिंट किया था कि बहुत सारी कंपनीज अब ये ट्राई कर रही हैं कि हम सिर्फ 100% कैशलेस पे मूव हो जाएं, और हम आपको क्लेम ही नहीं देंगे अगर आप हमारे नेटवर्क हॉस्पिटल में इलाज नहीं करवाते तो। खैर, फिलहाल के लिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। हर साल रिन्यूअल से पहले बैठकर अपनी पॉलिसी में ये 4-5 पॉइंट हमेशा चेक करना। सबसे पहले आप देखो कि आपकी हेल्थ इंश्योरेंस की जो रिक्वायरमेंट है कहीं बढ़ी या घटी तो नहीं है। हो सकता है पहले कम अफोर्ड कर पा रहे थे तो इसलिए एक छोटा कवर ले लिया, बट अब आपको कवर बढ़ाना है, या पहले सिंगल थे अब शादी कर ली है तो फैमिली मेंबर को ऐड करवाना है, या फिर कोई राइडर आपको ऐड करवाना है। ये सभी मॉडिफिकेशंस आपको रिन्यूअल के टाइम पे करवाने का ऑप्शन मिलता है, पर मिड ईयर करवाने का ऑप्शन नहीं मिलता है। और क्योंकि नया कॉन्ट्रैक्ट है तो नए टर्म्स एंड कंडीशंस हो सकते हैं। जिस रिन्यूअल फॉर्म पे आप साइन कर रहे हो उसमें कुछ एडिशनल टर्म्स एंड कंडीशंस आ सकती हैं, या पुरानी टर्म्स एंड कंडीशंस हटाई जा सकती हैं। तो सीधा साइन नहीं करना है, आपको पॉलिसी डॉक्यूमेंट फिर से पढ़ना है और इंश्योर करना है कि क्या ये वही पॉलिसी है जो मैंने ली थी 4-5 साल पहले, या फिर ये हर रिन्यूअल के बाद थोड़ी थोड़ी बदले जा रही है। वैसे इतने बड़े चेंजेस आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि IRDAI की रूल है, अगर कंपनी आपके पॉलिसी में कोई बदलाव करना चाहती है तो कंपनी आपकी पॉलिसी एक्सपायर होने के 3 महीने पहले आपको ये चेंज जरूर बताएगी। एंड दिस चेंज मस्ट ऑल्सो बी अप्रूव्ड बाय IRDAI।
ताकि ऐसा ना हो ना कि पॉलिसी बेचते टाइम तो बहुत ही बढ़िया प्लान था और 4 साल बाद उस प्लान को मॉडिफाई करके बिल्कुल ही बेकार बना दिया। तो मॉडिफिकेशंस जैसे कि कवर बढ़ाना या घटाना, राइडर बढ़ाना या घटाना, फैमिली मेंबर को ऐड करना या सब्ट्रैक्ट करना, ये सारा आप रिन्यूअल के टाइम पे करवा सकते हो। एक प्रो टिप, अगर आप शादी करते हो और आप अपने स्पाउस को जुड़वाना चाहते हो तो कुछ कंपनीज के प्लान्स में ये फीचर अवेलेबल है कि अगर शादी के विद इन 90 डेज आप उनको इन्फॉर्म कर देते हो तो मिड ईयर भी आपका स्पाउस आपके हेल्थ इंश्योरेंस प्लान में ऐड हो सकता है। बट मेजॉरिटी कंपनीज एंड प्लान्स में रिन्यूअल के टाइम पर ही आप ये करवा सकते हो। न्यू डिजीजेस का डिस्क्लोजर एंड टर्म्स एंड कंडीशंस को थॉरली चेक करना, ये साल में एक बार एक्सरसाइज आपको करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट, कैन यू पोर्ट योर पॉलिसी, वो तो आपको पता ही है करवा सकते हैं, बट कैन यू पोर्ट योर कॉर्पोरेट पॉलिसी टू एन इंडिविजुअल पॉलिसी? यस, बट आप कंपनी ए का कॉर्पोरेट प्लान कंपनी ए के रिटेल प्लान में पोर्ट करवा सकते हो, कंपनी बी में शिफ्ट नहीं हो सकते हो। और इतना भी आपको 100% अलाउड नहीं है, इट इज सब्जेक्ट टू अंडरराइटिंग। मतलब वही बात हो गई कि आप अपना पॉलिसी ट्रांसफर तो करवा रहे हो बट इट विल बी ट्रीटेड एज अ फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट। तो फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट में ये देखा जाएगा कि आप फिट एंड हेल्दी हो के नहीं हो, आपका प्रीमियम क्या डिसाइड होगा और ओवरऑल कितना रिस्क कंपनी आपके नाम पर उठाना चाहती है। तो ये अंडरराइटिंग इक्वेशन अगर सही बैठती है तो आपको अलाउ किया जाएगा कॉर्पोरेट प्लान से इंडिविजुअल में कन्वर्ट करने का। बट ये थोड़ा चैलेंजिंग है, लोग कई बार नहीं करवा पाते, इसीलिए बोलते हैं कि कॉर्पोरेट प्लान है बहुत बढ़िया बट एक पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान जरूर ले लेना। जॉब तो कई बार चेंज हो जाती है, कई बार जॉब चली जाती है और वो प्लान अगर आप कंटिन्यू नहीं कर पाए तो अब आपकी उम्र बढ़ गई है, अब डिजीजेस भी आ चुके हैं, तो अब अगर फ्यूचर डेट पर पॉलिसी लोगे तो वो आपको बहुत महंगी पड़ेगी। और आजकल की कॉर्पोरेट प्लान्स में पेरेंट्स को इंक्लूड नहीं किया जाता, सम अशॉर्ड भी काफी कम होता है। जरूरी नहीं है कि जितना आपको सम अशॉर्ड चाहिए उतना आपके कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस प्लान में मिले। तो इतना ज्ञान ले ही रहे हो और आपके पास अभी भी कॉर्पोरेट प्लान ही है, पर्सनल इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है, तो प्लीज ले लेना। आपको डिस्क्रिप्शन और टॉप कमेंट में पॉलिसी बाजार का लिंक दिया है, वहां से जाकर आप ले सकते हो। अब आते हैं नॉर्मल प्लान के पोर्टिंग पे। अगर आपके पास एक कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस है और आप दूसरी कंपनी के हेल्थ इंश्योरेंस में पोर्ट कराना चाहते हो तो आप 100% करवा सकते हो, बट ये थोड़ा ट्रिकी है। पहले फायदा समझ लेते हैं। मैं इस कंपनी से खुश नहीं हूँ या इसने मेरा कोई क्लेम रिजेक्ट किया था या फिर इसमें फीचर्स अच्छे नहीं है तो मैं दूसरी कंपनी के प्लान में पोर्ट करवा सकता हूँ। बट क्योंकि मैंने 5 साल पहले से हेल्थ इंश्योरेंस प्लान ले रखा है और मैंने सारे वेटिंग पीरियड्स ऑलरेडी पास कर लिए हैं तो मुझे पोर्ट करवाने के बाद वापस से वेटिंग पीरियड सर्वाइव नहीं करने पड़ेंगे, वो पॉलिसी के सारे बेनिफिट्स कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। बट अगर आपने पोर्ट करवाते समय अपना कवर बढ़वा लिया, लेट से 10 लाख से 15 लाख करवा लिया, तो 5 लाख रुपए का जो एडिशनल कवर है उसके लिए आपको वेटिंग पीरियड जरूर सर्वाइव करना पड़ेगा। यानी उस वेटिंग पीरियड के दौरान अगर आपको क्लेम मिलता है तो 10 लाख के ऊपर का नहीं मिल पाएगा। और कोई नया डिजीज है जो आप डिस्क्लोज कर रहे हो पोर्टिंग के टाइम पर, उसके लिए अलग से आपको वेटिंग पीरियड लगाया जा सकता है। टॉप अप और सुपर टॉप अप पॉलिसीज आपकी पोर्ट नहीं हो सकती है, बट डोंट वरी, वो बंद नहीं होंगी क्योंकि टॉप अप सुपर टॉप अप पॉलिसी अलग पॉलिसीज होती है, एकदम ही अलग। बस अब वो 2 अलग अलग कंपनीज में हो गई और हो सकता है कि आपको इस वजह से टॉप अप या सुपर टॉप अप पॉलिसी में कैशलेस क्लेम ना मिले। नेक्स्ट पॉइंट, काफी लोग पूछते हैं कि यार मैं एनआरआई हूं तो मैं हेल्थ इंश्योरेंस लूं कि नहीं लूं, और क्या ऐसे प्लान्स एग्जिस्ट करते हैं जो मुझे आउटसाइड इंडिया इंटरनेशनल कवरेज दें? दोनों के आंसर है यस। अगर आप इंडिया आते जाते रहते हो या आपके पेरेंट्स इंडिया में है या कोई और फैमिली वाले इंडिया में है तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लेना ही चाहिए। या अगर फ्यूचर में इंडिया ही आके सेटल होना है तो भी आपको हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लेना चाहिए, क्योंकि कम डिजीजेज हैं, फिट एंड फाइन हो, कम एज है तो आपका प्रीमियम भी सस्ता आएगा, टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा। और ऐसे प्लान्स एग्जिस्ट करते हैं जिसमें आपको ग्लोबल कवरेज भी मिल जाता है। उन प्लान्स की डिटेल भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो बस ये सारे कुछ पॉइंट्स थे जो आपको इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के बाद भी ध्यान रखने हैं, लेने से पहले भी ध्यान रखने हैं। और लर्निंग कभी आपकी रुकनी नहीं चाहिए इंश्योरेंस के टॉपिक पर। मैंने कुछ मिस कर दिया या आपके कुछ सवाल है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें, मैं मिलता हूं आपसे बहुत ही जल्दी एक और नए वीडियो में। दिस इज मनी माइंडेड मनदीप साइनिंग ऑफ, बाय बाय। शादी किससे हुई है? शादी लड़की से। मुझसे नहीं हुई? तेरे को तो मैंने धोखा दे दिया ना। अरे यार, कोई नहीं, ऐसा- तेरे साथ मैं एक्स्ट्रा मैरिटल कर ले। अरे यार, टेटू दोबारा मेरा खत्म हो गया कमूचा।